A very good morning to my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel बलविंद्र स्टडी सर्कल. जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन आर्टिकल 1 to 4 विच डील्स विद स्टेट्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. उसी के साथ आज का मेरा टॉपिक रहेगा पार्ट टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 to 11 विच डील्स विद सिटीजनशिप. फ्रेंड्स, पार्ट टू जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, भारतीय संविधान का जो पार्ट सेकंड जो हमारा है आर्टिकल 5 to 11, इनका ये प्रोविज़न देते हैं किसका, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कि नागरिक भारत की नागरिकता के कौन कौन से लॉज हैं, किन किन बेसिस पे हमें जो है सिटीजनशिप जो है एक्वायर कर सकते हैं या हमें मिलती है. ठीक है. एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, आप लोगों से पहले डिस्कस किया है कि इन इंडिया देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, no dual citizenship like USA. As क्योंकि because USA is a federal state, वहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप है. इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रोविज़न है. और ये जो सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है, सिंगल सिटीजनशिप है हमारी इंडिया में, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, इंडिया में ये हमने बारो की है कहाँ से, यूके से. ठीक है. ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोविज़न है सिंगल सिटीजनशिप का, और ये जो सिटीजनशिप जो है ये किस में आता है, हमारा यूनियन लिस्ट में. यूनियन लिस्ट, दैट मीन्स सिटीजनशिप के रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी चेंज करनी है, दैट इज ऑल इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. उसमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. दैट इज वाई दिस इज अ यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट. तो यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट जिसपे यूनियन गवर्नमेंट जो है लॉज बनाती है. और इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने जो टर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लेन टर्म सिटीजनशिप. ठीक है. जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस टर्म को, किसको, सिटीजनशिप की जो पर्टिकुलर टर्म है, इसको एक्सप्लेन नहीं करता है. उसका कोई एक्सप्लेनेशन उसने पर्टिकुलर नहीं दिया है. ऑल्दो उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 5 to 11 किन किन बेसिस पे और क्या क्या प्रोविजंस रहते हैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 5 to 11 के बीच में रहेंगे, और वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले जो हमारा प्रोविजन रहेगा दैट इज आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. इट प्रोवाइड्स सिटीजनशिप ऑफ इंडिया to all those people who born in India at the commencement of Constitution of India, that is 26 जनवरी 1950 के टाइम पे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था इम्प्लीमेंट किया गया था. उस टाइम पे जो भी इंडियन टेरिटरी के अंदर बॉर्न हुए थे, वो ऑटोमेटिकली जो थे दे बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया. और इस चीज़ का प्रोविजन हमें किसके अंदर दिया गया है, आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो इंडिया में बॉर्न हुए हों, जो आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुए हों, और जो आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुए हों, अगर उनका कोई भी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स
अगर वो भी सिटीजन थे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो भी ऑटोमेटिकली जो थे क्या बन गए, सिटीजन। और इस चीज का प्रोविजन किसके अंदर दिया गया है, हमारे आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 जो है, आर्टिकल 6 डील्स विद, इट प्रोवाइड्स provided rights of citizenship, rights of citizenship to those who migrated from Pakistan. Who migrated from Pakistan to in India. आर्टिकल 6 डील करता है उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान में माइग्रेट हुए और वापिस फिर से जो है वो इंडिया में वापिस आ गए। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर प्रोविजन, जैसे कि जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के टाइम पे जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जहाँ कुछ लोग माइग्रेट हो गए एट द टाइम पाकिस्तान, और फिर दोज, आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 सेज दोज who migrated in India before 19 July 1949, those who migrated in India before 19 July 1949 automatically became citizen of India. इसमें एक पर्टिकुलर डेट मेंशन की गई है। आर्टिकल 6 कहता है जो लोग पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान माइग्रेट हुए, देन अगेन इंडिया में वापस आ गए, बट 19 जुलाई 1949 1949 से पहले जो लोग वापस आ गए इंडिया में, दे बिकेम ऑटोमेटिकली द सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो इस डेट के बाद में आए उनको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, इस पे ये प्रोविजन था, बट आफ्टर देयर रजिस्ट्रेशन, बट उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, देन आफ्टर दैट दे कैन गेट द सिटीजनशिप। बट जो इस डेट से पहले आए हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो सिटीजन कंसिडर किए गए। ठीक है, ये आर्टिकल 6 का प्रोविजन है। नेक्स्ट आर्टिकल 7 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, नेक्स्ट इज द आर्टिकल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 7, सो आर्टिकल 7 कहता है इट प्रोवाइड citizenship to those who migrated to पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में माइग्रेट हो गए इंडिया से, who migrated to पाकिस्तान
आफ्टर पर्टिकुलर इसमें डेट मेंशन है 1 मार्च 1947। तो ये डील करता है आर्टिकल 7 उन लोगों के साथ जो माइग्रेंट हुए पाकिस्तान में आफ्टर मार्च 1947। ठीक है। और वापिस आ गए इंडिया में जो इस डेट के बाद में क्या हुए थे, माइग्रेंट हुए पाकिस्तान में और वापिस आ गए रीसेटलमेंट के लिए। वापिस आ गए रीसेटलमेंट के लिए। दे कैन आल्सो गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड केम बैक for resettlement. And came back for resettlement in India. They can become the citizen of India. ठीक है। तो आर्टिकल 7 में पर्टिकुलर एक डेट मेंशन है मार्च 1, 1947। जैसे आर्टिकल 6 में क्या डेट थी, जुलाई 1949। Next is Article 8 of the Indian Constitution provides citizenship rights to those to certain people of Indian origin residing outside India, जो कि आउटसाइड इंडिया। सो आर्टिकल 8 क्लियरली से इसकी ये सिटीजन, आर्टिकल 8 किसके साथ डील करता है, सिटीजनशिप राइट्स उन लोगों के लिए जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं, OCIs जिनको कहा जाता है। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वो सिटीजन्स हैं जो इंडिया, जिनका ओरिजिन इंडिया से है, जिनका जन्म तो बाहर हुआ, बट एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ their parents or their grandparents, they were the citizen of India. They are considered to be as the overseas citizens. Overseas citizens जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, बट उनके जो पेरेंट्स हैं, जब ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो एलिजिबल थे और दे वर द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। उनके जन्म के टाइम पे वो सिटीजन थे। दे आर ऑल्सो एलिजिबल अंडर आर्टिकल 8। जो ओवरसीज सिटीजन है, दे कैन ऑल्सो गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ओवरसीज सिटीजन्स जो हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। NRIs और ओवरसीज सिटीजन्स जो हैं, इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं, ओरिजिन तो इनका इंडिया से ही है, बट ये दे आर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। इनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं होता है, ये किसी दूसरे शहर में रह रहे होते हैं, दूसरी कंट्री में रह रहे होते हैं, और इनके पास कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं है, दैट मीन्स राइट टू वोट। ठीक है। कोई पॉलिटिकल पोस्ट जो है ये एक्वायर नहीं कर सकते हैं। जो NRIs होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं, उनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है, वो इंडियन सिटीजन होते हैं, बट वो कुछ टाइम के लिए जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, अराउंड मोर देन 182 डेज तक, जो आउटसाइड इंडिया दूसरी कंट्री में चले जाएं काम करने के लिए, या किसी बिजनेस पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, दे आर कंसिडर्ड टू बी एज द NRIs। बट जो NRIs हैं, इनके पास सारे राइट्स होते हैं जो कि एक सिटीजन के पास होते हैं इंडिया के। उनके पास पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक, सब राइट्स होते हैं। दे वो राइट टू वोट, राइट इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकते हैं और अपना वोट भी कास्ट कर सकते हैं, जो कि ओवरसीज सिटीजन्स जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इंडियन पासपोर्ट होल्डर वो नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस है ओवरसीज सिटीजन और NRIs में। तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का प्रोविजन हमें दिया गया है अंडर आर्टिकल
8. Now Article 9 of the Indian Constitution. Article 9 provides if any citizen voluntarily acquires citizenship of another country, will no longer remain citizen of India. क्लियर? ठीक है, ये क्लियरली मेंशन है, ये हम वैसे ही मेंशन कर चुके हैं बिकॉज जैसे इंडिया में मैंने पहले से डिस्कस किया था, इन इंडिया देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, नो ड्यूल सिटीजनशिप। यहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप का प्रोविजन नहीं है अनलाइक यूएसए, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। और आर्टिकल 9 क्लियरली क्या कहता है कि वो लोग, वो सिटीजन जो किसी दूसरी कंट्री में जाके किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप वॉलंटली अपनी मर्जी से एक्वायर कर लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी जो इंडियन सिटीजनशिप जो है वो क्या हो जाती है, वो कैंसिल हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्लियर? अगर कोई भी इन फ्यूचर आप में, हम कोई भी, हम में से अगर कोई भी किसी भी फॉरेन कंट्री की अगर हम सिटीजनशिप लेंगे तो हमारी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ये प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 says that कोई भी सिटीजन, कोई एनी इंडिविजुअल of India, any citizen of India can be considered to be citizen of India if he or she falls under the category of the laws made by the parliament from time to time. That means अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कोई भी न्यू लॉ, कोई भी चेंजेस करता है, किसमें, सिटीजनशिप के रिलेटेड अगर कोई भी चेंज करता है, उस चेंज में अगर कोई भी इंडिविजुअल फॉल करता है या नहीं करता है, उसी एक वो जो है उसकी सिटीजनशिप उन्हीं लॉज के ऊपर बेस्ड होगी जो लॉज पार्लियामेंट बनाएगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है? दैट मीन्स आर्टिकल 10 व्हाट सेज, आर्टिकल 10 में क्या है, सिटीजन, एनी सिटीजन of India must fall within category or laws made by parliament from time to time। कोई भी लॉ अगर कोई पार्लियामेंट बनाती है, टाइम टू टाइम कोई भी चेंजेस करती है, ठीक है, तो वो जो इंडिविजुअल है वो उसके लिए क्या होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। ओके? अगर सपोज आज कोई एट प्रेजेंट कोई सिटीजन है इंडिया का, इन फ्यूचर और कोई लॉ में चेंज होती है, कोई प्रोविज़न आता है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट सीए आया 2019, हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, तो उसमें कुछ प्रोविजंस लाए गए कि कौन कौन से लोग जो हैं उसमें एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग उसमें एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है? तो इसी तरह से अगर कोई भी चेंजेस होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या ठीक है पार्लियामेंट के थ्रू, तो उसके लिए वो इंडिविजुअल जो है पर्टिकुलरली वो टाइम टू टाइम क्वालिफाई करना चाहिए। ये प्रोविज़न है हमारा आर्टिकल 10 ऑफ द इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के साथ नेक्स्ट जो है हमारा आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल 11 जो है, आर्टिकल 11 clearly deals with, give the provisions regarding the acquisition as well as termination of Indian citizenship. Article 11, it deals with acquisition, important, and termination acquisition and termination of Indian citizenship. ठीक है, आर्टिकल 11 डील्स विद द एक्विजिशन। ये हमें बताता है कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे इंडियन सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर की जा सकती है। जैसे हमारा जो इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 गिव्स डिफरेंट प्रोविजंस वो देता है फॉर द एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनकी बेसिस पे एक इंडिविजुअल को जो है सिटीजन कंसिडर किया जाता है। जैसे उसमें कुछ प्रोविजंस हैं इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 में, लाइक सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। और उसी तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 आल्सो गेव द प्रोविजन रिगार्डिंग द टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे जो इंडियन सिटीजनशिप जो टर्मिनेट हो सकती है, डिप्राइव की हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। ठीक है, तो ये जो सारे प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग किस एक्वायरिंग ऑफ और टर्मिनेशन, किस बेसिस पे जो है इंडियन सिटीजनशिप हम ले सकते हैं या टर्मिनेट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, ये प्रोविजंस हमें दिए गए हैं आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ कल के लेक्चर में आई विल डिस्कस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955, 2003 एंड देन रिसेंट जो CA 2019, उसमें उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो टिल देन टेक केयर, और इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।